ले स्टॉक्स के इस नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है कृष्णा। पहला लेक्चर जो फेले स्टॉक्स का था, मेनली उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि हमने एक लेक्चर रिलीज़ किया था एंड वन वेरी गुड फैकल्टी ही वाज टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग कि हाउ आई क्वालिफाइड 5 आउट ऑफ 5 प्रीलिम्स। और ये यूट्यूब पे ट्रेंड रहा है कि 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स मैंने कैसे निकाले, 3 आउट ऑफ 3 प्रीलिम्स मैंने कैसे निकाले। इस पर भी मैंने कभी वीडियो बनाया था। 3 में 3, 4 में 4, 7 में 7, ये सब आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन कमेंट में जो कभी ट्रिगर कर जाता है कि आप हर बार मेंस भी तो फेल हुए हो, तो वो बताओ। तो पहला लेक्चर उस बारे में था। दूसरा लेक्चर था अगर आप बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो तो क्या आप कर सकते हो। एंड तीसरा लेक्चर जो ऑल दो फेलियर स्टॉक्स के ऊपर नहीं था लेकिन एक वार्न करने के लिए था कि क्या आप एक अनएक्सपेक्टेड शॉक ऑफ इजी पेपर के लिए रेडी थे 2024 में, जो कि आपको देखने को मिला। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो तो बार बार जो फेलियर का लूप है उससे बाहर आने के लिए क्या करोगे। इसके लिए एक मेथड होता है, सोक्रेटिक मेथड। सुकरात जो थे तो उनके किसी चीज़ के सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंचने के जो तरीका था, एनालिसिस था, उसको डायलेक्टिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी या फिर सोक्रेटिक मेथड था, उसको कहते थे। बेसिकली वो क्वेश्चन करते फिर आंसर में कुछ क्वेश्चन आएगा, फिर उस पर आंसर जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर, ये चीज़ चलते रहेंगे जब तक आप रूट कॉज पे नहीं पहुँच जाते। इस लेक्चर में हम इसी रूट कॉज का एनालिसिस करेंगे डायलेक्टिकल मेथड में। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि प्रीलिम्स में फेल हो रहा है मतलब कट ऑफ पास नहीं हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कट ऑफ से गैप आपका क्या है वो देखना चाहेंगे। सपोज़ किसी अटेम्प्ट में x मार्क्स कट ऑफ है, अगर आप इसके इस साइड हो तो कट ऑफ क्वालिफाइड है और पीछे हो तो कट ऑफ फेल है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं, पॉपुलेशन होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ लोग हैं वो रहेंगे। एंड ये जो जोन है x, मतलब इसके आसपास का जोन, यहाँ मैक्सिमम लोग लाई करते हैं। कुछ लोग फॉर एग्जांपल जैसे आप सोचो +10 तो बहुत हाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं जो -10 और +10 के जोन में होते हैं, ये वाला जोन। तो अगर आप +10 मार्क्स में या -10 मार्क्स में, दोनों में हो, +-10 इस जोन में हो, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। इस लेक्चर में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्यों ये कोर्स ज्वाइन कर लो, क्यों आपका जो अब तक मटेरियल है वो बेकार है। नो, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात डेफिनेटली बहुत सिंपल वे में करेंगे, जैसे हम हमेशा से सिनॉप्सिस पे करते आए हैं, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पहला हम ये देखना चाहेंगे कि अगर आप +-10 मतलब कभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले रहे हो, कभी नहीं कर पा रहे हो, आपके 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए हैं, ग्रेटर देन एटलीस्ट 2 अटैम्प्ट तो हो गए। फिर दूसरा जोन ये है कि आप 10 से 20 नंबर से फेल हो रहे हो। तीसरा जोन ये है कि 20 से 30 इन जनरल, और चौथा ये है कि 30 से 35 मार्क्स आपका है। 10 नंबर से अगर आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो तो ये बेसिकली आपके लिए मेंटल गेम ज़्यादा है। बाकी सब तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन मेनली आप मेंटल गेम में फंस रहे हो। 10 से 20 नंबर और ये दोनों अगर आप इस जोन में हो तो इसका मतलब है कि आप नॉलेज की वजह से बाहर नहीं हो रहे हो, नॉलेज की वजह से आप फेल नहीं हो रहे हो एग्ज़ाम में, आपको आता है सब कुछ। इस केस में ना तो आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की नीड है, आपको क्या है, जो भी नॉलेज है उसमें अगर आप सिली मिस्टेक्स है एग्ज़ाम में, एक बार वही काउंट कर लो कि आप कितनी सिली मिस्टेक्स करके आए हो। -0.67 मार्क्स आपको मिलते हैं एक गलत करने पर। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो जो आपको ठीक करने थे, सिली मिस्टेक मतलब जो बाकी लोग ठीक कर रहे हैं, मतलब +2 ला रहे हैं, आप -0.67 ला रहे हो, तो ऐसे 3 क्वेश्चन में अगर आप -2.67 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मार्क्स होते हैं। लोग 10-10, 15-15 सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। आप समझो कि अगर 10-15 सिली मिस्टेक्स आप करके आ रहे हो तो कहाँ, किस जोन में लाई कर रहे हो। ठीक है, 10 सिली मिस्टेक्स अगर आपकी हैं तो 26.7, लगभग 26-27, 25 से 27 नंबर आप गेन कर रहे हो। आप सारे इस जोन में, यहाँ तक सिली मिस्टेक्स वाला रोल प्ले होगा। दूसरा, अगर आप यहाँ आ रहे हो, इसका मतलब है या तो आपने अपनी जो बेसिक बुक्स हैं वो कंप्लीट नहीं किए। PYQs जो चिंता बहुत की जाती है लेकिन किए नहीं जाते। एक कहावत होती है जब हम लोग काम करते हैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क कल्चर, तो वहाँ बताया जाता है काम मत करो, काम की चिंता करो। तो आप बस चिंता करते हो PYQs की, PYQ करते नहीं हो, ले के खरीद के रखे हुए हैं, उनका कुछ नहीं, कचरे में डाल दो तो भी वही यूज़ होने वाला है जो आपने खरीद के ऐसे 4 जगह से PYQ और PYQ बुक वगैरह ले लिए, कोई यूज़ नहीं उनका। फिर चौथा जोन ये है कि अगर आप 30 से 35 नंबर से फेल हो रहे हो, मतलब अगर आप इस जोन में कहीं थे, इसका मतलब आपको थोड़ा सीरियसली रीथिंक करने की नीड है। इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे जोन नंबर 4 से। अगर आप 30, 35, 40 नंबर से फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम को समझ ही नहीं पाए हो अब तक।
सच कड़वा है लेकिन सच यही है, आपको एक ब्रेक लेने की नीड है। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट का ब्रेक लो। हमेशा ऐसा नहीं कि यूपीएससी के पीछे पड़े हो, 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं और आप लगे हो। आपको एक ब्रेक लेने की नीड है। एक रीज़न और भी है ब्रेक लेने का। देखो, जब 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप मान लो लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम में कोई भी बुक पढ़ने बैठे हो, प्रॉब्लम ये होगी कि आप बुक के पेजेस को ओपन करके बैठे तो हो, लेकिन बस बैठे रहोगे। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप बुक पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो सब आता ही है, ये तो सब पढ़ा हुआ है। और जब आप उसी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपसे सॉल्व होंगे नहीं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, यहाँ फंसोगे। तो ये तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की नीड है। ये इनफैक्ट हर बंदे को ये इशू आएंगे। आप अगर 2 से 3 अटेम्प्ट में चले जाते हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको प्रीवियस ईयर से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। बात करेंगे इस लेक्चर में थोड़ी देर में। अगर आप इस जोन में हो, 30 से 35 नंबर से फेल हो रहे हो, तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट का ब्रेक लेना चाहिए। यू नीड टू रीथिंक, यू नीड टू फॉलो प्रॉपर गाइडेंस। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब पे देखा कोई मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई डेली टारगेट ग्रुप के आप स्टूडेंट बन के बैठे हो, तो इससे कुछ होगा नहीं। ये जो मेंटरशिप है, डेली टारगेट ग्रुप हैं, चाहे वो पेड हो फ्री हो, उनको यू नीड टू क्विट। आपको उनको क्विट करना पड़ेगा। लेस देन 1% सक्सेस रेट है उनका। वो भी जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर वो उन ग्रुप्स का पार्ट ना भी होते तो भी बढ़िया था। ये जो मेंटरशिप ग्रुप्स हैं, आप देखो, आप खुद पार्ट हो, वहाँ क्या होता है, अगर कोई लड़की मिल गई तो लड़का कहेगा भैया नंबर दे दो, ये वो चिट चैट चलेगी। बुक्स इधर उधर से कहेंगे ये बुक है वो दे दो, फलाना ढिमका मटेरियल इधर उधर कर लेंगे। किसी कोचिंग के आईडी पासवर्ड आप शेयर करोगे, कोई अपनी कोचिंग का क्रेडेंशियल सेल करने में लगा है, कोई टेस्ट सीरीज़ मैंने खरीद ली थी, अब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यही सब चल रहा है ना। चाहे आप मेंटरशिप ग्रुप के पार्ट हो, डेली कोई आपको टारगेट दे रहा है कि ये टेबल है, आज ये करो, कैसे आप कर सकते हो? आप 30-35 नंबर से फेल हो रहे हो, आप एग्ज़ाम को समझ नहीं पाए हो, आप किसी और की समझ पे कैसे चल पाओगे? ये उतना ही बेकार है मेंटरशिप ग्रुप और डेली टारगेट ग्रुप, डेली टेलीग्राम ग्रुप, जितना कि किसी लाइब्रेरी में बैठ के आपको लगता है आप पढ़ाई कर ले जाओगे। तो इस जोन में अगर आप हो तो अदर देन यूपीएससी आपको सोचने की नीड है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के ही कुछ बढ़िया कर सकते हो। दूसरे एग्जाम्स की तरफ भी सोचो। एटलीस्ट 1 साल, अगर सपोज़ आपने 1 साल ल्यूसेंट जीके पढ़ ली, बैंकिंग का जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये सब आपने कर लिया, तो कहीं ना कहीं सीसेट में आपको हेल्प मिलेगी। 1 डे एग्ज़ाम अगर आप जीके करके जाते हो तो यूपीएससी के जो अब फ़िलहाल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एलिमिनेशन कम होगा तो उनमें आपको हेल्प मिलेगी, राइट। अब हम बात करते हैं इन सब जोन में। यहाँ बेसिकली 2-3 कैटेगरी। अगर आप बहुत कम मार्क्स से मिस कर रहे हो, इसका मतलब आपको आता सब कुछ था, बस आप किसी वजह से बाहर हो रहे हो। मान लो आप लेस देन 10 मार्क्स है, 3 सिली मिस्टेक या 4 सिली मिस्टेक आपने ख़त्म कर दी, यू आर इन। 2.67 इंटू 4 करो तो ये ग्रेटर देन 10 होता है, आप इन हो। और मान के चलो हर बंदा ऑन एन एवरेज 6 से 7 सिली मिस्टेक कर रहा है, जो बाहर हो रहा है वो। स्टूडेंट से जब बात करता हूँ तो समझ आता है लोग 15-20 सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। सिली मिस्टेक्स मानोगे किसको? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या डिलिमिटेशन कमीशन 4 थे, 3 थे, 5 थे, या आपको नहीं आता, ये सिली मिस्टेक है? इसको आप सिली मिस्टेक की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। वो एक दूसरी कैटेगरी में आएगा कि क्या सब्जेक्ट है, आता है नहीं आता, उस पर हम बात करेंगे अभी सारी चीज़ों में। सिली मिस्टेक्स बेसिकली आर्टिकल 21 का बहुत सिंपल क्वेश्चन जो सबने किया, आपने गलत कर दिया, क्वेश्चन की रीडिंग में गड़बड़ कर दी, राइट। तो एक वो जोन है। बेसिकली आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे। इस जोन को हटा देते हैं फ़िलहाल। इन 3 जोन में आप समझ लेना क्या क्या आपको करना है। 2 ही केस हैं मेनली, या तो आपका सिलेबस या सब्जेक्ट्स नॉट डन, या PYQs आपने किए नहीं। PYQs की चिंता बहुत की है, बस किए कुछ नहीं है, राइट। दूसरा, आप सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बस यहाँ बाहर हो। इन 2 चीज़ में मेरी समझ के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा और मेन रीजंस देना बेटर नहीं है। किसी और लेक्चर में देंगे, एटलीस्ट इस लेक्चर में नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने सब्जेक्ट ख़त्म नहीं किए, राइट, या फिर PYQs नहीं किए, तो आपको क्या करना चाहिए। सपोज़ आपने अभी मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो उसकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ लो। NCERTs अगर आपको नहीं आ रही समझ में, सिनॉप्सिस पे कुछ दिन में NCERT की समरीज आपको ई-बुक फॉर्म में दिख जाएंगी। ल्यूसेंट की जो है, अगर आपको पढ़ना है 1 डे एग्ज़ाम, ये ब्लॉगिंग फॉर्मेट में शाम से या कल से परसों से आपको देखने को मिलेगा, पढ़ लो एक बार। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं कौन से जो इग्नोर होते हैं? एग्रीकल्चर है,
इसे आप इग्नोर करते हो, आईआर इग्नोर करते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, देन इंटरनल सिक्योरिटी को आप इग्नोर करते हो, देन सोसाइटी को इग्नोर करते हो, देन गवर्नेंस या मिनिस्ट्रीज़ को आप इग्नोर करते हो, देन PYQs सबसे ज़्यादा, वही वर्क कल्चर वाली बात की, काम की चिंता करो, काम मत करो, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप कितने भी साल के PYQs खरीद के रख लो, जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करोगे, उन पर एक्शन नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। डेलिब्रेट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। डेलिब्रेट प्रैक्टिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। तो पहला आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आप इग्नोर कर रहे हो। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था तो उन सब्जेक्ट को पढ़ लो। दूसरा, जो सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं पा रहे हो, जिनके लिए आप PT के या किसी यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट हो, उनके भरोसे बैठे हो, उससे काम नहीं चलेगा। चाहे वो सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, एग्री हो, सोसाइटी हो, गवर्नेंस हो, साइंस टेक भी इसी में आता है, मैप्स भी इसी में आते हैं। ये सब आपको ढंग से तमीज़ से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका सॉल्यूशन इनमें मिलने वाला है। साइंस टेक के लिए आप और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाना, synopsisIS.com/free resources, वहाँ दिख जाएगा आपके मेनू में। वहाँ एक बुक पड़ी हुई है, 2 साल पुरानी अपलोडेड है, बट बहुत काम की आज भी। आप देखोगे सारे कोर्सेज जो यूट्यूब पे या इधर उधर है, दोज आर डेरिवेटिव ऑफ दैट ई बुक ओनली। फिर तीसरी जो चीज़ है, टाइम वेस्टर, कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप टाइम वेस्ट जिन पे कर रहे हो। टाइम वेस्टर्स क्या हो सकते हैं? टाइम वेस्टर्स आपके हो सकते हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, टेलीग्राम या मेंटरशिप ग्रुप, इनको आप इग्नोर करो, राइट। देन टेस्ट सीरीज़ हो सकती है, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के टाइम पे आंसर राइटिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम चल रही है। देन न्यू मटेरियल पे आप जा रहे हो, न्यू गाइडेंस पे आप जा रहे हो। क्यों भाई, ऑलरेडी आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, क्या न्यू गाइडेंस चाहिए? न्यू मटेरियल की क्या कहानी है? हम बुक कलेक्टर बन के बैठे हैं, BC बन के बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है, सिनॉप्सिस में भी मैं एक चीज़ चेक करता हूँ, डेटा तो है ही, पता चलता ही है। अगर कोई स्टूडेंट डिस्ट्रेस में है तो डिस्ट्रेस के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इनरोल करेंगे, मैक्सिमम इनरोलमेंट्स उसमें आएंगे। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है, आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में या हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रख सकते। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे तो आपको लगता है वाह, अब तो हम ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, हम ही DM हैं, हम ही बिल्कुल IPS हैं, लोगों को तोड़ाई करेंगे, तोड़ देंगे। और जब आप डिप्रेशन जोन में हो तो लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चलो यहाँ से कोर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। उन सब चीज़ों पर नहीं जाना है। तो पहला तो यही एक वे आउट है। दूसरा, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स अगर हो रही हैं तो क्या, राइट। तो सिली मिस्टेक्स को दूर करने का तरीका, आज तक मैं बहुत बार बात की, सिली मिस्टेक कम करो कम करो, कैसे कम करो उस पर हम बात करते हैं। हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स। आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। इस रजिस्टर का नाम ही रखो सिली मिस्टेक रजिस्टर, या फिर नेचर ऑफ सिली मिस्टेक्स। इस रजिस्टर का नाम ही ये होना चाहिए, नेचर ऑफ सिली मिस्टेक्स। दिस रजिस्टर विल नॉट बी फॉर नॉलेज, दिस रजिस्टर विल नॉट बी फॉर फैक्ट्स। फैक्ट और नॉलेज के लिए आपके पास दूसरे रजिस्टर्स हैं, एनफ रजिस्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इस रजिस्टर में करोगे क्या? पहले आप ये देखो कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया, ठीक किया, तो क्यों ठीक किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज आर्टिकल 34 का कोई क्वेश्चन है, आज तो ठीक कर दिया, लेकिन 15 दिन बाद या 2 महीने बाद वो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, उस टॉपिक को गलत कर जाओगे। आपने कोई क्वेश्चन ठीक किया तो आपको सोचना है कि वो कहीं तुक्के से तो ठीक नहीं हो गया था। वो ऐसा तुक्के से ठीक होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस वो लॉजिक आप सोचो कौन सा लॉजिक आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। बट ये एक शॉर्ट पार्ट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर गलत किया तो क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन जो सॉक्रेटिक मेथड आएगा ना, यहीं आएगा। अगर आपने इस चीज़ पे एनालाइज कर लिया तो समझो बिल्कुल आप इधर से उधर हो जाओगे। गोविंदा की एक मूवी है ना कोई, कि अगर ऐसा किया तो 2 बातें होंगी, फिर अगर आपने ऐसा किया तो फिर से 2 बातें होंगी, इस तरह से। तो गलत किया तो क्यों किया, 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि आता नहीं था, आता ही नहीं था। दूसरी बात यह है, ये तो ठीक है, आता नहीं था एक बड़ा क्राइम नहीं है। दूसरी बात है, आता था वो गलत कर दिया, दिस इज क्राइम। बट क्राइम है, हो रहा है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन होगा। तो आता नहीं है तो आप पूछोगे क्यों नहीं आता था, वाई, क्या रीज़न है जिस वजह से आपको नहीं आता था। आपको आंसर मिलेंगे, रिवीजन नहीं किया। पहली चीज़ ये रीज़न हो सकता है कि आपने रिवीजन ही नहीं किया। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, कभी पढ़ा ही नहीं, नेवर, कभी पढ़ा ही नहीं था। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, 1-2 बार पढ़ के छोड़ दिया।
रिवीजन नहीं किया मतलब कई बार पढ़ा था, एग्जाम से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाए, कभी पढ़ ही नहीं पाए, मतलब आपको पता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, या आपको पता ही नहीं था ये सोर्स है। एक दो बार पढ़ा बट आपको लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो अगेन टाइम क्रंच की वजह से ये हम नहीं कर पा रहे। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस। पहला, आपने एक दो बार पढ़ा या कभी पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं किया। पहला आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि क्या ये टॉपिक आप पढ़ते, सपोज नेक्स्ट अटेम्प्ट है तो क्या ये आप टॉपिक पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए, पढ़ोगे तो किस डेप्थ में पढ़ोगे। और तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ भी लो तो क्या एग्ज़ाम हॉल में उसे आप ले जा पाओगे। और क्या अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लेते हो तो क्या सिलेबस के बाकी टॉपिक्स पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, आपने नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए। तो क्या आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ोगे, क्या टॉपिक पढ़ोगे। यस आई रीड, ठीक है, पढ़ेंगे, राइट, ओके, ठीक, आपको समझ आया। अब पढ़ोगे तो किस डेप्थ में पढ़ोगे। डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें, एक तो रिपोर्ट, 200-250 रिपोर्ट्स हो जाती हैं पढ़ने के लिए। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स सभी के करंट अफेयर्स में, चाहे वो सिनॉप्सिस का हो, कोई भी हो। आपको अगर बताना है, क्रिटिसाइज़ करना है, तो मैं पहले अपने ही कंटेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेता हूँ। 200 से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, पॉसिबल नहीं एग्जाम में ले जा पाना, राइट। तो पहली चीज़ कि क्या आप उसमें से 20 से 30 रिपोर्ट्स अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मैं करूँगा ज़रूर, इनसे क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व कर लूँगा। बाकी 170 जो भी 300 रिपोर्ट्स में से मान लो 180 या जो जितनी भी हैं एक्स्ट्रा, 200 में से 180 आपकी बची, वो छोड़ दोगे। नहीं आता होगा तो एग्जाम में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरा बंदा कर भी रहा होगा तो दैट इज़ फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो ये डेप्थ में दो पार्ट हैं, एक है हॉरिजॉन्टल डेप्थ, एक है वर्टिकल डेप्थ। तो ये हॉरिजॉन्टल डेप्थ है कि एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, ऐसी ऐसी आपके पास 200 रिपोर्ट्स हैं, तो कहीं पे आप खुद को कट लगाओगे कि मैं बस इतना देखूंगा। दूसरा वर्टिकल डेप्थ, एक साल पूछा उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन ऑर्गेनाइजेशन देता है आपको, वर्ल्ड बैंक, पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगले साल उन्होंने पूछ लिया कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसके 10 कंपोनेंट है, उसमें बताओ ABCD कौन सा सही है। आप कहोगे ये क्या चिड़िया का नाम है, लेकिन उस साल EODB रिपोर्ट इतनी ज़्यादा न्यूज़ में थी कि अगर आप कोई एक रिपोर्ट पढ़ के जाते तो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के कंपोनेंट पढ़ के जाते। तो आपको डेप्थ उस बेसिस पे डिफाइन करनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल आपको कितना अपने आप को पंख फैलाने और वर्टिकली कितना डेप्थ में आपको जाना है। साथ में इस चीज़ के साथ जाना है कि क्या आप एग्ज़ाम हॉल में उस चीज़ को ले जा पाओगे कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी मैं ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स की डेप्थ में पढ़ लेता हूँ, एग्जाम में ले जा पाओगे। मान लो लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट्स है, उसका ऑर्गेनाइजेशन ही याद कर लो, अगर अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके आप कंपोनेंट पढ़ो, फिर इंडिया की रैंकिंग पढ़ो। पॉसिबल है करना, नहीं पॉसिबल है, उस दिन आप छोड़ दो, बहुत बढ़िया, अदरवाइज आपके सिलेबस के बाकी टॉपिक्स आपके चले जाएंगे। तो ये बात तो है मोटा मोटा कि आता नहीं था, आता नहीं था। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ने से पहले एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि आता नहीं है तो ऐसा मैं क्या कर दूं कि ये आ जाए, या फिर ना आता हो तो इसके लिए मैं कल की डेट में रिग्रेट ना करूं। अब आते हैं जो क्राइम, इसको आप कैसे दूर करोगे। आता था फिर भी गलत हुआ, समझ रहे हो, आता था, नहीं आता था फिर भी आपने गलत किया। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आता नहीं था तो डू नॉट अटेम्प्ट, इसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, अदरवाइज आप नेगेटिव में जाओगे, -0.67। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में 0 मार्क्स लाना भी प्रिविलेज है। 0.67 अगर नेगेटिव आते हैं उससे बेटर है आप कोई क्वेश्चन छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दे दो, बेटर। तो अगर आता नहीं है और बिल्कुल ही आफत नहीं आ जा रही है कि यार बिल्कुल ही आप फेल हो रहे हैं, फेल ही हो रहे हो, 30-35 नंबर से कर लो, तुक्केबाजी क्या जा रहा है, लूडो खेलो, गिट्टी खेलो, जो करना है वो करो। लूडो खेल के करो, कड़ और 4 आ गया, चलो भाई डी ऑप्शन, 6 आ गया, दोबारा करेंगे, इस तरह भी कर सकते हो, बिल्कुल उससे भी हो जाते हैं। अब आता था, आता नहीं था तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, डू नॉट अटेम्प्ट। अब आता था, पहली चीज़ आता तो भाई क्यों ठीक नहीं हुआ, क्या याद नहीं आया, याद नहीं आया, हो सकता है उसका सॉल्यूशन क्या है, रिवीजन करना है, या फिर डिलिमिटेशन कमीशन याद नहीं आया तो आप कितने इतने फैक्ट्स रिवाइज कर लोगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो अगेन आपका इस जोन में आएगा कि आता नहीं था। दूसरा, याद तो आया लेकिन आप फाइनल जो डिसीजन था, फाइनल डिसीजन था आपका बबल भरने के लिए,
वहाँ पे आप ए या बी में कंफ्यूज थे और ए बी करते करते आपने बी टिक कर दिया और एंड में एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही आपको रियलाइज़ हुआ यार ए टिक कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। इसका क्या सॉल्यूशन है? या तो रिवीजन सॉल्यूशन है या फिर जो आपकी ट्रिक्स है, एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं, उन पे आपको भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, उन पे आपको ट्रस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। पहला क्या था? आता नहीं था। दूसरा, फाइनल डिसीजन बबल भरने के टाइम पे आपने कुछ का कुछ कर दिया। तीसरा, आता तो था लेकिन आप पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए। पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए मतलब आप पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचे ही नहीं, सी सेट में क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंचे ही नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है कि 2 से 3 राउंड में आपको पेपर करना चाहिए। अभी मैंने जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई तो 3rd वीडियो था ना, 2nd वीडियो फेल स्टॉक 2nd एपिसोड, प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे, वहाँ पे इस चीज़ की बात की है कैसे आप 10 से 15 मिनट में राउंड 1 खत्म करो। मोस्टली मेरे साथ ऐसा ज़्यादातर हुआ है या मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि लास्ट के 3-4 क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगते हैं, पहुँचूंगा ही नहीं तो क्या होगा। तो पेपर इनकम्प्लीट नहीं करना है, अदरवाइज आते हुए का भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। स्पेशली सी सेट में तो लोगों का राउंड 2 पहुंच ही नहीं पाता है। चौथी मिस्टेक क्या हो सकती है? आप करेक्ट या इनकरेक्ट में फंस गए। क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ा ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि एक लाइन लिखी होती है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 इस तरह से लिखा होगा, विच ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट। इनमें से आप बताओ ABCD। आपने इनकरेक्ट का इन पढ़ा ही नहीं और आपका जो बी आंसर होने वाला था वो डी हो गया और आपका जो +2 होने वाला था -6 7 हो गया। तो करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं ऐसा है कि गड़बड़ हो रहा है। उसमें आप क्या करोगे? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही इस चीज़ को मार्क करो, हाईलाइट करो। सबसे पहला डिसीजन आपका ये होना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। दूसरा, क्या स्टेटमेंट कॉम्प्रहेंशन, मान लो बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं, होते हैं, पेपर लेंदी आता है, तो क्या उसमें इशू आ रहा है? ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5, स्टेटमेंट कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे हो, उसका क्या सॉल्यूशन है? लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करो। एलिमिनेशन वाले टॉपिक्स में ये काम आएगा क्योंकि आपको नहीं पता एलिमिनेशन वाले टॉपिक में यहाँ कहीं इस जोन में लिखा हुआ है ओनली और आपका उससे सारे ऑप्शन का आंसर एक वर्ड से हो गया। उसके लिए आपको स्पीड रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। अगेन टेस्ट सीरीज काम नहीं आएगी, PYQs काम आएंगे उसमें। 5 चीज़ें देख चुके हैं, अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्या बबल रॉन्ग किया आपने? 6th पॉइंट, क्या आप बबल रॉन्ग करके आए हो? बबल रॉन्ग करने में भी क्या चीज़ हो सकती है? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। पहला, बबल रॉन्ग करने में सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है एंड आपने A का C कर दिया या B का D, कुछ भी कर दिया ऐसे, उसका आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड या मेडिटेशन या योगा आपको करना चाहिए। मॉर्निंग में सुबह 5 6 7 बजे उठ के अपना काम थोड़ा करना शुरू करो। थोड़ी देर, बहुत खुजली होगी, नाक पे खुजली होगी जब आप योगा करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, वहीं लगेगा यहीं कर दूँ, सब होगा। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं बढ़ेगा। सेम क्वेश्चन में ए, आपने ये गलती कैसे कर सकते हो कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 34, और मैं खुद कर चुका हूँ ये चीज़, 34 में ए किया और बबल करते हुए बी कर दिया। भाई क्यों? बेवकूफ़ी होती है। वो एक नंबर आपका इधर से उधर कर सकता है। एक टपकती बूंद, वो ऐड देखा है ना, जब वो प्रॉपर्टी वसीयत साइन करा के आता है, वसीयत को विल कहते हैं कि बापू एक और, बस वो एक टपकती बूंद है। वो आपका मेडिटेशन से सॉल्व होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन आपको काम उस पर करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम का। सेकंड टाइप की मिस्टेक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मिस्टेक ये है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक रो में होते हैं, आपने 1 का आंसर 2 में भर दिया, 2 का 3 में भर दिया, 3 का 4 में, 4 का 5 में, इस तरह से आपने पूरी रो गलत कर दी। 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 5 से 6 क्वेश्चन जो उस पेज पे एक साथ सॉल्व कर रहे हो। स्टॉप दिस। अगर आप ये घर पे प्रैक्टिस करने में ये चीज़ गड़बड़ करते हो तो डू नॉट सॉल्व 6 क्वेश्चंस एंड फिल ऑल द बबल्स एट वंस। अगर आप ये गड़बड़ कर रहे हो, बहुत हाई चांसेस है आपके पूरी रो गलत हो जाएगी या एटलीस्ट रो का एक पार्ट गलत हो जाएगा। दूसरा, एक और बड़ी मिस्टेक है, कुछ महानुभाव ऐसे करते हैं कि 100 के 100 क्वेश्चन पहले कर लिए, अब लास्ट के 30 मिनट के लिए बैठे हैं कि हम आराम से पेपर वापस से रिविजिट करेंगे, आधे घंटे में कर लेंगे। भाई क्या इतना टाइम है आपके पास? नहीं है। बिगेस्ट डिजास्टर जो UPSC प्रीलिम्स में या किसी भी एग्जाम में हो सकता है वो यही होगा।
उसके कई रीज़न है। एक तो आप लास्ट में ना सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, मान लो राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आपको आता था, आपने टिक कर दिया ये वाला आर्टिकल हो गया। आप अननेसेसरी एक तो उसको पढ़ने में वापस से टाइम वेस्ट करोगे, उसमें फिर से एक थॉट दोगे कि यार ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, आपका पेपर छूटेगा। दूसरा, कहीं ऐसे वैसे कुछ कर आके आपका पेपर के 10 क्वेश्चन छूट गए तो फिर हो गया, फिर ठन ठन गोपाल बने बैठे रहो। तो ये चीज़ तो कभी नहीं करनी है कि पहले आपने किया और उसको लास्ट में लेके बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से जो पूछोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश आपकी वीक है। ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हैं उनकी इंग्लिश वीक है, मेरी तरह है। हिंदी बहुत बढ़िया है नहीं, इंग्लिश वीक है। लेकिन जैसे इस बार एक कीट वाला क्वेश्चन था, हिंदी में कीट लिखा हुआ है, पिछले साल रन ऑफ कच्छ वाला था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने हिंदी पढ़ के उसे ठीक कर दिया। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि उसको आप आता है कि कैटेगरी में रखो, क्योंकि हिंदी में तो आता ही है ना, इंग्लिश में नहीं आता है। तो एटलीस्ट हिंदी एक बार पढ़ लो। हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं एंशिएंट मिडेवल, उसमें कई बार आप पढ़ लोगे। जैसे अग्रहट्टा, हट्टा जो नल लगे होते हैं ना घर में, ऐसे वाले नल होते हैं, इसमें यहाँ से पानी निकलता है और ये हट्टा, इसको हट्टा कहते हैं। आपको अगर पता, हत्था तो पता है ना चाय बनाने वाला, उसको हट्टा, ये हैंडल लगा होता है। अगर आप पढ़ो हट्टा क्या है और आप थोड़ा भी हट्टा हट्टा पट्टा हट्टा हत्था उस पर पहुँच जाओगे, हैंडल पे पहुँच जाओगे और सही कर दो कि ये वाटर टेक्नोलॉजी है। बढ़िया डिज़ाइन है तो कमेंट में बता देना कि बहुत बढ़िया फिगर। फिर एक और चीज़ है कि क्या आप तुक्का राउंड, इसको आप नहीं आता है और आता है, दोनों के मिड में रखोगे, क्योंकि कुछ आता है कुछ नहीं आता है। तो तुक्का राउंड के लिए वो वीडियो देखना, फेल स्टॉक का, बार बार प्रोड्यूसर फेल हो रहे तो क्या करना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तुक्का राउंड मैनेज करने के लिए आपको रफ पेपर पे 1 2 या 31 39 48 62, ये मतलब वो क्वेश्चन है जिनमें आपका तुक्केबाजी पड़ रही है। चलो 1 का बाद 3 है, 1 में मुझे लगता है ए और सी सही है, 3 में लगता है बी और सी सही है, इसमें ए और डी रैंडम मैं मान लेता हूँ, कोई 2 ऑप्शन ऐसे, ठीक है। आंख बंद करके ये करो, पीछे वापस से क्वेश्चन रिविजिट मत करो, डिटेल में देखना है। लास्ट लेक्चर का जो मैंने अभी आपको बताया था फेलियर स्टॉक का 2nd एपिसोड, उसके लास्ट के 10 मिनट वो ज़रूर रिविजिट करना। डू नॉट रेफर टू द क्वेश्चंस अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबाइस्ड इवेंट इज इक्वल, उसके चांसेस हैं कि हाँ आपको बढ़िया रिजल्ट्स देके जाएंगे, राइट। तो होपफुली इस लेक्चर में मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था मैक्सिमम बातें कर चुका हूँ। अब इसमें एक चीज़ अगेन जो आपको करनी चाहिए, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगी, सब कुछ होगा, बट PYQs करने बहुत ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम में 3 ही पैरामीटर है, एक आप खुद, दूसरा एग्जामिनर। एग्जामिनर आपके लिए कौन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर ले रहा है, ठीक है, उसको आप कहीं और नहीं देख सकते, प्रीवियस ईयर पेपर में ही आप उसे देख सकते हो। तीसरा वो जो आपकी कॉपी इवेल्युएट करेगा, पेपर सेटर, ये आपका प्रीवियस ईयर वाला एग्जामिनर बेसिकली ये इंटरव्यू में काम आता है, ठीक है, कभी बात करेंगे। तो आप खुद को मैनेज करना सीखो, एग्जामिनर और पेपर सेटर को मैनेज करने का काम प्रीवियस ईयर पे छोड़ दो। सिर्फ PYQ खरीद के मत रखो, PYQ की चिंता मत करो, PYQ करो, रियल में करो, 5-7 साल से कुछ नहीं होगा। सिनॉप्सिस आइज का MSGP कोर्स है, कोर्स आई थिंक 2500 के आसपास का, ई बुक उसकी 700-800 रुपये की कुछ है, जाके एक बार देखो, उसके डेमो PDF देखो, नहीं तो मार्केट से बुक लेके आओ, जो करना है करो, बट PYQs करो। अभी आपके पास टाइम है तो UPSC के जो और बाकी डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, CDS हो गया, CAPF हो गया, NDA 1-2, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनको करो। रिसेंट कैसे करो, एक साथ 40 साल के करने मत बैठ जाना बाकी एग्जाम्स के। आपने UPSC के कर लिए, CSET का 2011 से अवेलेबल है, कर लो, एंड जो डिफेंस एग्जाम वगैरह है 2024 के कर लो, फिर 23 के कर लेना, फिर 22 के कर लेना, 21 के, जितने साल पीछे चले जाओ उतना बढ़िया। अभी कोई कह कि 2003 में पूछा था CAPF में, अब पूछ लिया, तो वो पॉसिबल नहीं होता करना। हालांकि विद टाइम ये एग्ज़ाम आपका वैसा होता जाएगा जैसे IIT JEE के एग्ज़ाम है कि DPP टाइप चीज़ें करते हैं, ठीक है, कि डेली अगर आप 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ही आपको हेल्प मिलेगी। उसके लिए मैं आपको एक लास्ट ट्रिक बता देता हूँ कि डेली टाइम तो डेली होना चाहिए आपका, डेली मतलब वीक में 5 से 6 डेज, एक आध दिन जो आप छुट्टी ले रहे हो ले लो। आपको 30 मिनट ऑप्शनल के अनसॉल्व्ड के लिए देना है। कल जो लेक्चर रिलीज़ किया था वो, अदरवाइज सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज पे जाके ऑप्शनल अगर आपका है तो वो वाले PYQs डाउनलोड कर लेना। 30 मिनट ऑप्शनल के अनसॉल्व्ड आपको पढ़ने हैं, 30 मिनट GS के अनसॉल्व्ड पढ़ने हैं, और 1 आवर प्रीलिम्स के
विदाउट एक्सप्लेनेशन, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर वो पढ़ने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और पॉसिबल हो तो वो भी अनसॉल्व पढ़ो। आप बहुत बढ़िया से चीज़ें एनालाइज कर लोगे, प्रीलिम्स में आपको समझ आएगा कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, एग्जामिनर कर क्या रहा है, ट्रेंड क्या हो रहा है, दिमाग में चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें आप ट्रेस कर सकते हो। आई होप कि ये लेक्चर बनाने का जो पर्पस था मेरा वो आप तक पहुंचा होगा। बार बार प्रीलिम्स में फेल होना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं, कोई बहुत बुरी बात भी नहीं। आपको ये समझना है कि आप हो किस जोन में। अगर आप इन 3 जोन में कहीं आते हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सीरियसली तैयारी करो, मेंस को बैलेंस करके करो। लेकिन इस अटेम्प्ट में आते हो या तो आप स्ट्रेटजी को बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन करो, ठीक रिसोर्सेज फॉलो करो, क्योंकि अभी आप रेस में नहीं हो, आप कॉम्पिटिटिव जोन में ही नहीं हो। एटलीस्ट उस जोन में आओ, तब जाके फाइट करो, तब मेंस करो, तब ऑप्शनल करो, तब आंसर राइटिंग करो, सब बढ़िया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड थर्ड एपिसोड ऑफ फेलियर टॉक्स। जो भी यूट्यूबर्स हैं इसे देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलें, जब आप कॉपी करते हो तो एक बार सिनॉप्सिस का नाम ले सकते हो कि हाँ, ये जो भी आइडिया है, इंस्पिरेशन है, जो आंख बंद करके कॉपी करने वाला काम है, करो, बिल्कुल करो, लेकिन बता दो कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ चल रही है। एंड डू कॉपी। यूट्यूब पे ये सब रिवॉल्यूशन आपको फैलाना है। सिर्फ आईएएस बन के आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ लोगे। फेल हो जाओगे इस एग्ज़ाम में तो बहुत कुछ लूज़ नहीं कर दोगे, पास हो जाओगे तो बहुत कुछ गेन नहीं कर लोगे। इसलिए इस एग्ज़ाम को माइंड से जो भूत चढ़ा है ना, उसको तो हटा दो कि यार आईएएस है, आईएएस है, अरे ठीक है, होंगे आईएएस। क्या आप लास्ट ईयर के रैंक 38 को जानते हो? उससे पिछले साल के रैंक 21 को जानते हो? उससे पिछले साल के रैंक 8 को जानते हो? जो बहुत पॉपुलर लोग हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, या सुंदर लड़कियां हैं किसी वजह से पॉपुलर हो गई, जिनकी रील्स बन गई हैं, वो लोग चल रहे हैं। अदरवाइज 2014 के रैंक 1 को जानते हो क्या? 2015 ईरा सिंगल मैम है, हो सकता है जानते हो। 17-18 रैंक 2 को जानते हो? नहीं जानते ना, तो कोई आपको भी नहीं जानेगा। आप जाके चुपचाप से एक सेक्रेटरीट में नौकरी करने वाले हो 4-5 साल बाद, बस उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अपने एम क्लियर रखो, बट माइंडलेस प्रिपरेशन मत करो। दैट इज़ माई फाइनल वर्डिंग फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फेलियर टॉक के। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जिस पर लेक्चर बनाना चाहिए तो बिल्कुल बताइए कमेंट करके। थैंक यू।